हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान एवरीवन। दोस्तों अभी अभी JKAS 2021 का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है और 185 लोगों को रिकमेंड किया गया है इस सर्विस के लिए इस साल, और उनमें से ही आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर भूषण कुमार सिंह, जिन्होंने 44th रैंक लेकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया और कई सारे आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर किया। इनकी इंस्पिरेशन स्टोरी जानने के लिए आज उनको बुलाया है। थैंक यू सो मच मिस्टर भूषण कुमार सिंह, जो आप आज ने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर, मुझे सबसे पहले आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा मेरा ये जर्नी का वो आपके साथ यहाँ शेयर कर सकूँ और मोटिवेट कर सकूँ बच्चों को, अगर कोई मेरी जर्नी से मोटिवेट होता है तो। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। भूषण जी, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि आप किश्तवाड़ के किस इलाके से बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई और ग्रेजुएशन कहाँ हुई, इसके बारे में बताइए। सर मैं किश्तवाड़ में जो नागसनी तहसील है उसके चिंगनाना विलेज है मेरे गांव का नाम चिंगनाना है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे, तो वेल कनेक्टेड भी नहीं है, रोड भी नहीं है वहाँ प्रॉपर। तो मेरी जो अर्ली स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव में ही हुई, तो 5th तक मैंने अपने गांव में पढ़ा। बट वहाँ पे वही प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो टीचर्स वगैरह का एब्सेंस रहता है स्कूल में। तो फिर उसके बाद में किश्तवाड़ में मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे एक्चुअली फैमिली का बैकग्राउंड भी उतना खास नहीं था, तो मैंने मेरे नाना नानी जी उन किश्तवाड़ में रहते थे, तो उनके पास रह के मैंने पढ़ाई की। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की मैंने 8th तक, फिर 9th 10th मैंने भारतीय विद्या मंदिर से पढ़ा और 11th 12th मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ से पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा इंजीनियरिंग के बारे में, बट वो अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया तब, मे बी लैक ऑफ गाइडेंस या शायद मेहनत भी नहीं की उतनी। तो फिर मैंने तब सोचा कि अब क्या किया जाए, तो तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज भी ठीक है, बट उतनी गाइडेंस नहीं थी क्या करना है। पता था तब कि जैसे 12th किया मैंने, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सिविल सर्विस ठीक है, बस टारगेट पता था, बट वो वे क्या है इसका वो पता नहीं था, बस ये पता था कि चलो करता है। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन करते हैं, BSc करते हैं। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ से मैंने BSc किया फिर 2018 में। तो BSc में फिर बंदा थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है, तो मैंने भी वही किया। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने सोचा चलो मास्टर्स कर लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स या मैथ से मास्टर कर लेंगे, तो उसके बाद ऑप्शनल भी रख लेंगे यही। तो उसके बाद मुझे एक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनका मुझे किसी ने बोला कि वो यहाँ पे गाइडेंस देते हैं बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैं उनसे मिला एक बार, बट उन्होंने मुझे बोला कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना स्टूडेंट्स हैं ना फैकल्टी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं देता हूँ, बट आप मुझे अगर कोई टिप्स चाहिए आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो उन्होंने पूछा मुझे कि आपने क्या रखना है ऑप्शनल, तो मैंने बोला मैं मैथ्स रखूँगा या फिजिक्स। तो बोलते हैं कि अच्छा क्या था आपका BSc में किसने किया, तो मेरा एक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आप इसी को क्यों ऑप्शन नहीं रखोगे, वो GS में हेल्प करेगा। कि मैथ्स फिजिक्स अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल अलग से पढ़ना है, GS के साथ उसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, फिजिक्स का कोई लिंक नहीं है, मैथ्स का कोई लिंक नहीं है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो मेहनत डबल मेहनत करनी पड़ेगी। नॉलेज आप गेन करोगे उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट आपका अल्टीमेट एम क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। देखो एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप तो इसका मतलब नॉलेज आप में है, बट नॉलेज आप में है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। तो मीन्स एंड एंड्स की बात है, एंड है एग्जाम क्वालिफाई करना, मीन्स है मेहनत करना, तो दोनों अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तब मैंने सोचा कि हाँ चलो ज्योग्राफी अगर मैं रख सकता हूँ, तो फिर मैंने तब से थोड़ा, जब मैं कॉलेज में मेरा ज्योग्राफी था बट मैंने उसको उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था तब। फिर जब मैंने ऑप्शनल देखा, सिलेबस देखा, तो मुझे लगा यार वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि उधर क्या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते थे हम, वो भी मतलब बहुत कम, एक सेमेस्टर में थोड़ी सी पढ़ी, दूसरे सेमेस्टर में थोड़ी सी पढ़ी, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत कम। यहाँ देखा मैंने तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो और उसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे आप तो वो पहाड़ है, मतलब समुंदर है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है।
तो बट यह है कि उसने फिर मुझे हेल्प की जीएस में काफ़ी। तो फिर 2018 से 2020 में बोला कि भाई जेकेएस की हाँ आने वाला है, क्योंकि 19 में पहले 18 में हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद 19 में वो 370 रेड डाउन हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया था। हाँ डिले भी हुआ यहाँ पे, थोड़ा फिर हालत भी ठीक नहीं रहे। फाइनली 2020 में उसका रिजल्ट आया। हाँ तो 18 वाला तब मैं एलिजिबल नहीं था, 18 में मेरा ग्रेजुएशन ही हुआ था। तो फिर हम भी वेट कर रहे थे कि साइड बाय साइड, फिर मैंने यूपीएससी का भी अर्लियर एम तो मेरा था कि चलो आईएएस करना है, बट आईएएस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा था कि आईएएस करते हैं, तो अटेम्प्ट भी दिए मैंने, बट मेंस भी लिखा आपने? हाँ मेंस लिखा मैंने 2021 वाला आईएएस का। और मुझे जहाँ तक याद है 2021 का वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स भी था और सीसैट भी था। हाँ प्रीलिम्स सीसैट, हाँ उस टाइम मतलब ऐसे बच्चों का सीसैट उस टाइम रुक गया जो ऑलरेडी आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, उनका रुका। तो वो वाला सीसैट मैंने क्वालिफाई किया। तो 2022 वाला जो सीसैट हुआ उसमें मुझे वही गड़बड़ हो गई कि अगर पीछे वाला सीसैट टफ है तो इससे टफेस्ट तो नहीं आएगा, मगर 2022 में उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उससे भी टफ आया। और 2021 वाले में जहां मैं 111 नंबर लेके आ रहा हूं, तो 2022 वाले का अभी रिजल्ट आउट तो हुआ नहीं है, बट जो मैंने कोचिंग वाले जो आंसर कीज निकालते हैं उससे मैंने जो देखा, तो शायद में भी सीसैट में थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, बट अभी उसका बोल नहीं सकते हैं कुछ। लेकिन 2022 में आप मेंस में भी तो बिजी थे, अप्रैल में तो मेंस ही था। जनवरी में था, जनवरी नहीं मैं कह रहा हूँ केएस के मेंस का। जनवरी में आपने यूपीएससी मेंस दिया, अप्रैल में आपने जेकेएस मेंस दिया और 1-2 महीने बाद प्रीलिम्स था। जून में पेपर था। तो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्टेड रहे, क्योंकि ये अक्सर होता है। केएस एग्जाम जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसको काफ़ी बार नुकसान पहुंचा चुका है, चाहे वो 2016 का अटेम्प्ट हो, 3 साल वेस्ट किए उसने यूपीएससी वालों के, 2018 का हो 2 साल उसने वेस्ट किए, और 2021 में भी यही हुआ कि बेशक कोशिश उनने की टाइम पे करवाने की, लेकिन कोर्ट केस वगैरह के चलते जहां आप जनवरी में मेंस लिख रहे थे यूपीएससी का और आप प्रीलिम्स की तैयारी करनी थी, तो आप मेंस मोड में ही रहे 2022 के लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आपकी ग्रेजुएशन हुई, अभी हमारे एक और स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू मेंटरशिप की, प्रद्युमन अत्री, जिनका 11th रैंक है, मैं उनसे बात कर रहा था, उनकी ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से हुए। तो उनके लिए क्वालिफाई करना, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपोजर अच्छा था और बाकी सब चीज़ें अच्छी थी, बट आपने ग्रेजुएशन भी, स्कूलिंग भी सारा किश्तवाड़ से किया, उसके बाद भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखना अपने आप, वो भी तब जब यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट आया था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे नज़र में है। और जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं कि शायद मेंस फिर भी प्रेडिक्टेबल है यूपीएससी का, कि आप अगर ये करेंगे तो मार्क्स आएंगे, ये करेंगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आप जो पढ़ के जाओगे उसमें से एक क्वेश्चन भी आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट आप ऐसा सोचते हो कि मैंने अगर प्रीलिम से 3 महीने पहले पढ़ाई ना भी की होती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे मैं आपको कोई पता ही होगा कि हम टेस्ट सीरीज बहुत फॉलो करते हैं प्रीलिम्स की। हम लगभग मतलब जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स लिखा तो मैंने 20-25 टेस्ट लिखे होंगे प्रीलिम्स के। तो 20-25 टेस्ट में 100 क्वेश्चन आप करते हो सॉल्व, और 20 टेस्ट लगाओगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2200 क्वेश्चन वो हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए, 4-5 साल के आप वो लगाते हो, तो ओवरऑल आप लगभग 3000 क्वेश्चन करके जाते हो। बट उन 3000 में से प्रीलिम्स में एक आध सवाल भी नहीं फंसता है, इतना मतलब अनप्रेडिक्टेबल है वो। तो वो बहुत, तो वहाँ पे प्रीलिम्स का वही है, थोड़ा लक मैटर, थोड़ा फिर पढ़ाई। तो और दूसरी बात, अब पहले एलिमिनेशन मेथड काफी काम करता था, अब इस बारी से तो वो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, उसको बहुत मुश्किल बना दिया, तो बहुत मुश्किल बना दिया। वो फिर लक फैक्टर, आप अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे फिर भी 2 ऑप्शन उसमें, 2 मतलब 2 एलिमिनेट करोगे, 2 ऑप्शन 2 फिर रह जाएंगे, यानी आप क्रॉस तो किसी को कर ही नहीं सकते हो। पहले हम करते थे कि ये ऑप्शन में नहीं है, 3 नहीं है तो 3 को देखो कहाँ कहाँ पर कैंसिल कर दो। और इनफैक्ट मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ जेकेपीएससी में भी कि पैटर्न फॉलो किया, और विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ का डिफरेंस था एग्जाम में, और उनने मतलब उस पैटर्न को वहाँ फॉलो किया। और मेंस में भी मैं कहता हूँ, मुझे लगता है आप भी इसमें एक्सेप्ट करेंगे कि लेवल ये बराबर कर रहे हैं आप यूपीएससी के जैसे। जो आपने देखा होगा 21 वाले जो पेपर हुआ मेंस का, उसके क्वेश्चंस जो थे वो ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ यूपीएससी थे। बिल्कुल, कि जो 2000 हम बाकी स्टेट पीएससीज का भी देखते हैं, आपने भी देखा होगा बाकी स्टेट पीएससीज का क्वेश्चन वहाँ पे होगा सिंपल, व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन को मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही
वो कर सकता है इसको, इंटरप्रेट कर सकता है। तो वही यहाँ पे इंटरप्रिटेशन पे मतलब आप इसको समझने में 2 मिनट लग रहे थे हम जब हमने आंसर लिखे, तो एक एक 2-2 मिनट में क्वेश्चन समझने में लग रहे हैं। और एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैं पेपर दे के आया शायद GS1 में, तो जहाँ मैं PG में रुका था वहाँ पे 2-3 बच्चे थे मेरे साथ, तो हम पेपर दे के वहाँ पे हमने आंसर तो लिख दिया उसका, फिर वहाँ पे आके हम और उसको वहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि हाँ एनालाइज किया आखिर ये पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, और फिर भी हम अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं सब अलग अलग कि ये पूछ क्या रहा है। तो इस हिसाब से इनका क्वेश्चन पेपर इस बार इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था। बहुत अच्छा बनाया था, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अप्रिशिएबल। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला केएस भी ठीक था, 2022 वाला केएस, क्योंकि बहुत टफ था इस बार। टफ भी था। और इससे मैं क्या ये कहना बेहतर होगा, जिन लोगों ने यूपीएससी का मेंस या प्रीलिम्स लिखा है उनको एक एडवांटेज था इस एग्जाम में, है ना, क्योंकि आपने भी लिखा था, तो कहीं ना कहीं उस मेंस की प्रैक्टिस ने आपको हेल्प किया इस वाले मेंस में, है ना। इसका मतलब है देखा जाए तो इंसान को प्रिपरेशन अब से ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि मैं केएस के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सोच के करनी चाहिए कि मैं आईएएस के लिए पढ़ रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट केएस भी कवर हो ही जाएगा और पैटर्न आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। क्या है बोलना सही है? बिल्कुल सर, जैसे अब इन्होंने पहले का सिलेबस शायद थोड़ा डिफरेंस था, बट अब इन्होंने आप सिलेबस देखोगे वर्ड बाय वर्ड जो यूपीएससी का सिलेबस है, जेकेपीएससी का सिलेबस है, बिल्कुल सेम। और दूसरी बात, हम पहले शायद जेएंडके के स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते थे यहाँ पे मेंस में, प्रीलिम्स में, बट अब ऐसा नहीं है। अब मतलब इंडिया के लेवल पे, जैसे ऑल इंडिया लेवल, जैसे यूपीएससी में सवाल पूछ रहा है वैसे सवाल आपको यहाँ भी पूछा जाएगा। मेंस में भी आपने एक ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा जो बिल्कुल जेएंडके के रिगार्ड में होगा, जीएस में तो एटलीस्ट नहीं था। एक क्वेश्चन था वो शायद आगमट कैडर पे था, और उसको एक जेएंडके के बाहर वाला जो बंदा होगा वो भी आंसर कर सकता था। तो आपको कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी है जेके की, जम्मू कश्मीर की, वो रिच हिस्ट्री यहाँ की है, ज्योग्राफी, वो तो दूसरी बात रही, हर किसी को शौक है पढ़ सकता है। बट यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए आपको कोई इसके लिए अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ती, जैसे अलग स्टेट्स बाकी स्टेट्स में होता है। जैसे आप यूपी का दोगे तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ देखोगे आप यूपी के रेफरेंस हो गए, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का हिस्ट्री। बट यहाँ पे मैंने देखा कि जेके इकोनॉमी का या जेके इसका, तो आप मुझे लगता है बच्चों को जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी को ध्यान में रख के करनी चाहिए। यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और जो जेके पीएससी के जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो इनको आप बिल्कुल एनालाइज करो इन पेपर्स को। और जो जैसे अभी इस बार फरवरी में मेंस है तो उनको मैं कहूँगा कि जो लास्ट वाले इन्होंने जो पेपर बनाए हैं उनको एटलीस्ट वो देखें थोड़ा, क्योंकि जब आप देखोगे उनको तो आपको उनको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन ऐसे लेवल के थे। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा इस बार जो 22 वाले देने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बात की अभी उन लोगों की जो 2022 का मेंस लिखने वाले हैं 20 फरवरी से, जिसका टेंटेटिव डेट है, उसके लिए अगर मैं बात करूं, देखें कई सारे लोग, ये मैंने पहले भी सवाल पूछा प्रद्युमन से भी, आपसे भी पूछूंगा कि कई लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू में बिजी थे। इनफैक्ट आपका खुद इंटरव्यू सबसे लास्ट वाला था, तो आपका भी मेंस था, लेकिन अब तो आप लिखेंगे नहीं, अब तो आपको रैंक भी वो मिल गया कि आपको केएस ही मिलना है, अब तो आप लिखेंगे नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंटरव्यू में बिजी भी रहे और उनको एग्जाम लिखना भी है, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब 1 महीना रह गया, और क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में इंसान इतना डूब जाता है कि मेंस प्रिपरेशन तो अलग है, राइटिंग है, रिवीजन है, करंट अफेयर है, उनको किस तरीके से ये लास्ट महीना यूटिलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? राइटिंग ज़्यादा करें वो कि रिवीजन ज़्यादा करें, वो क्या करें? सर जैसे इसमें अब 2 या 3 तरह के कैंडिडेट्स में मान सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जो होंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया वो भी शायद पेपर देंगे, जैसे 100 रैंक से नीचे होंगे जो मुझे लगता है शायद वो दें, क्योंकि 2 सर्विस तो ठीक है, किसी का अकाउंट्स भी अच्छा लगता है, बट अकाउंट्स वाले या जेके पीएस वाले भी काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे ऐसे जो शायद, और ऊपर से एग्ज़ाम भी इतनी जल्दी है कि मोड में है तो शायद वो दे दें। तो जिन्होंने एग्ज़ाम जो दोबारा दे रहे हैं और जिनका नाम लिस्ट में है तो वो तो ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको अपना थोड़ा कंटेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये कंटेंट ही है जिसकी वजह से उनको थोड़ा रैंक कम आया या नंबर कम मिले। बाकी जो जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो गया फाइनल लिस्ट में, बट जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनको भी अपने स्ट्रक्चरिंग पे और कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मॉक्स लिखने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। क्योंकि मैंने जितने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की तो फ्रेंड्स ने मुझे क्या बोला कि भाई मेरा यार एक क्वेश्चन छूट गया है, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। तो उस वजह से जैसे आप अगर एक पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ते हो 10 या 15 नंबर का, तो 4 जीएस में कितने हो गए, 15 जो के 60 नंबर वहाँ से हो गए, और
ऑप्शनल में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है, एक आध आपको छोड़ दोगे, आएगा ही नहीं आपको। तो अगर 40-50 नंबर वहाँ से भी हो गए तो 110 नंबर आप छोड़ के आ रहे हो। अगर वो आप थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ लिखते तो 110 में से आपको 30-35 नंबर आ जाते। तो वो बहुत बड़ा, मतलब 30-35 नंबर में 30-35-40 बच्चे आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो अपनी स्पीड पे ध्यान दें, और जिनकी स्पीड अच्छी है वो अपने कंटेंट पे ध्यान दें। और बाकी जो इस बार वाले जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं मेंस, तो वो मुझे लग रहा है अब काफ़ी पहले, जैसे हमारा प्रीलिम्स हुआ है शायद जुलाई में हुआ था शायद प्रीलिम्स, तो जुलाई से अभी तक उनको काफ़ी टाइम मिला, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो उन्होंने अगर मैंने एक जनरली एक बात देखी है, बच्चों में पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। मैंने खुद यही गलती की, पढ़ा बहुत ज़्यादा मगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, आंसर बहुत कम लिखे। तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने कंटेंट पे ध्यान दें, खुद से इवैल्यूएट करें, फ्रेंड से इवैल्यूएट करवाएं, या जैसे आपने भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की होगी तो वो टेस्ट सीरीज़ लें। आप जो इनपुट्स दोगे उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखें, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अब, और 30 दिन में वो आखिरी 5 या 10 दिन उनमें तो टेस्ट लिखेंगे नहीं, तो 20 दिन जो पहले हैं उनको वो अच्छे से यूटिलाइज करें, और बाकी जो 10 दिन बचेंगे फिर उस पर वो अपने थोड़ा इंप्रूवमेंट की, भाई मेरी कहाँ गलती है की तरह, और रिविजन तब ज़्यादा से ज़्यादा। तो 20 और 10 को वो डिवाइड करें। 20 डेज राइटिंग पे प्रैक्टिस ज़्यादा की जाए और 10 दिन फिर आप छोड़ दें पढ़ने के लिए। 10 दिन फिर आप फिर से रिवाइज थोड़ा। और कहीं ना कहीं जहाँ बात की जाए ऑप्शनल, एथिक्स और एस्से, एस्से इन पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होती है जो मैक्सिमम लोग लाइटली ले लेते हैं। जहाँ वो 250 नंबर के लिए हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सोसाइटी भी पढ़ेंगे, जोग्राफी भी पढ़ेंगे, जहाँ वो 250 नंबर के लिए पॉलिटी, IR, गवर्नेंस भी पढ़ेंगे, जहाँ वो 250 नंबर के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी पे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पे एफर्ट नहीं डालेंगे 250 नंबर के लिए। इसमें क्या कहना है आपका? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि एस्से में आप बहुत कम एफर्ट, जो एफिशिएंसी है ना एस्से में, इनपुट बाय आउटपुट रेशो, ये एस्से और एथिक्स का सबसे हाई है। बहुत कम मेहनत और बहुत अच्छा रिजल्ट। ऐसे अगर आप 4 या 5 लिखोगे तो आपको वो आ जाएगा, फ्लो मोड में आ जाओगे। और ऐसे में आपको ये नहीं है, जैसे आपने बोला कि GS1 में हम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और बाद में आप अगर नंबर देखोगे, ऐसे में नंबर एवरेज नंबर 120-115 के आसपास होंगे, बट GS1 में नंबर देखोगे एवरेज नंबर तो 90-100 के आसपास होंगे। और मेहनत आपने कितनी की होगी? बहुत ज़्यादा। अब हिस्ट्री को ही ले लो, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आर्ट कल्चर पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इतना लंबा है, मगर हमको वो समझ में नहीं आता पहले, तो हम एस्से और एथिक्स को बहुत लाइटली लेते हैं। तो बच्चों को एस्से पे इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देखें अगर GS3 का पेपर, उसमें आप कितनी मेहनत करो, नंबर आपने यही आने 100-90, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि इस बार जैसे क्वेश्चन आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो आपको अगर वो याद होंगे, वो फिर अलग फैक्टर डिपेंड। जैसे मैं ये अपना एग्जांपल दूं, तो मैं वो पढ़ के गया था, मैं वो बिल्कुल याद करके गया था, तो फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन आ गया वहाँ। तो वैसे एक था वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आती है, एनर्जी रिपोर्ट, हाँ, तो उस पर भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं याद करके गया था। तो 2-3 क्वेश्चन में ऐसा था जो मैं याद करके गया, और वो आगे पेपर में, तो वो अलग फैक्टर। 15 में से पूरे 10 हाँ, आ गए होंगे आपके मार्क्स। 8-10 नंबर तो आ गए होंगे। तो बट इसके अपोजिट में ऐसे क्या है, और ऐसे पिछले बार का पेपर आपने भी देखा होगा, तो अब ये पहले वाले ऐसे नहीं आते, अब यहाँ पे बिल्कुल फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं। और वो भी दोनों जो होते हैं सेक्शंस होते हैं, दोनों में फिलोसफिकल। तो अगर फिलोसफिकल ऐसे हैं कि आप वो बड़े सब्जेक्टिव हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इवैल्यूएट करवाओगे, उनसे इनपुट्स लोगे, जो आपके सीनियर्स हैं या आपके पीयर्स हैं, टीचर्स, हाँ, हो चुके हैं, बिल्कुल। तो ऐसे पे मुझे लगता है बहुत काम करना चाहिए इनको। तो ऐसे और एथिक्स पे कि ये जैसे आपने पॉइंट किया कि ये बहुत, मतलब आप इनपुट बहुत कम दोगे, आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे एथिक्स ऑप्शनल ये रैंक आपका डिटरमाइन करते हैं, आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करते हैं। ये GS1, GS2, GS3, इनमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। तो ऐसे और एथिक्स पे स्पेशली यूपीएससी में देखा जाए तो 2 और 3 में तो मार्क्स ही नहीं आते, मतलब रेयरली किसी के आ जाएंगे। बट एथिक्स में लोगों ने यूपीएससी में भी 180 मार्क्स तक लिए हुए हैं, 170 तक लिए हुए हैं, और एसए में भी वहाँ पर 160-170 लिए हैं। तो ये बात यूपीएससी के लिए भी ट्रू है और केएस के लिए भी ट्रू है, जैसा कि भूषण सर ने भी बताया। तो आप जिन लोगों ने एसए नहीं लिखा हुआ है, और ये होता भी है 3 घंटे लिख के घर में मोटिवेशन लाना बड़ा मुश्किल होता है,
कि आप 1200 वर्ड के 2 ऐसे लिख लो, लेकिन अगर लिखोगे तो फ़ायदा तो है। वो भी 250 नंबर का है, वो भी जीएस की वैल्यू रखता है। हाँ, बट वही मतलब हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि हमें ऐसे लिखना है, तो हम इसको 250 नंबर नहीं समझते, हम इसको समझते हैं कि ऐसे है बस। जब हम इसको 250 नंबर से समझेंगे कि GS1 भी 250 का है, GS2 भी 250 का है, तो उसी हिसाब से हमें इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए ऐसे को भी, क्योंकि हम 2-3 साल से मेहनत करते हैं, GS1 पढ़ते हैं, GS2 पढ़ते हैं, GS3 पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं हम। बट आप देखोगे, अगर कोचिंग में भी देखोगे तो GS1 में हम लगाएंगे 2 या 3 महीने, ऐसे की क्लासेस लगेंगी आपकी 10 या 15 क्लासेस खत्म। तो अपने नॉलेज को, जितना आपको नॉलेज है, क्योंकि ऐसे में क्या है, एप्लीकेशन है वो नॉलेज का। क्योंकि जैसे इस बार एक ऐसे आया था हमारा पिछली बार की इंडिया FI ट्रिलियन इकोनॉमी, ड्रीम है या रियलिटी है, तो उसमें आपको क्या है, इकोनॉमी का पूरा अपना नॉलेज जो है उसमें डालना है। हाँ, पेपर 3 में हमने इकोनॉमी हम बहुत पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में पढ़नी हो बहुत ज़्यादा, मेंस में हमें पढ़नी हो, तो वही आपको वहाँ पे डालना है। तो बस वही उस नॉलेज की एप्लीकेशन ही है, अलग से आपको कुछ पढ़ना है नहीं, बस सिर्फ क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप, और एथिक्स पे ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शनल का तो हम सर को एक ऐसा डिस्कशन है कि ज्योग्राफी का मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी इनके पास टाइम मिले वो अलग से एक वीडियो बनेंगे, उससे उसकी बात करेंगे। लेकिन इन जनरल मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में जहाँ तक हमने भी ऑब्जर्व किया, शायद आप एग्री करें, ज्योग्राफी में मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, यूपीएससी में भी और केएस में भी, जी, है ना जी। तो कहीं ना कहीं जो प्रद्युमन हैं हमारे दूसरे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, वो तो उनका भी ज्योग्राफी था, बट उनका ऑनर्स ज्योग्राफी में था, और ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें ज्योग्राफी में था। तो ही हैड दैट एडवांटेज कि उन्हें पिछले 5 साल से ज्योग्राफी पढ़ी थी, और यहाँ तक कि सिलेबस भी कॉमन था। लेकिन आपका ज्योग्राफी से क्वालिफाई करना, इसका मतलब है आपने काफ़ी जो है उसमें स्मार्ट वर्क किया हुआ है ज्योग्राफी में, क्योंकि एक ऑनर्स वाले के लिए ज्योग्राफी में क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन आपके बड़े सारे सब्जेक्ट में से एक ज्योग्राफी था, और जैसे कि आपने बताया कि उतना लाइटली भी लिया था आपने ग्रेजुएशन में। तो ज्योग्राफी के लिए ओवरऑल जो लोग लेना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए सब्जेक्ट को, किस तरीके से क्या कैसे पढ़ना चाहिए इसको? सर देखिए, जैसे ज्योग्राफी का जब हम सिलेबस देखें तो 2 पेपर होते हैं इसमें, हर एक ऑप्शनल की तरह इसमें भी 2 पेपर हैं। पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी है, पेपर 2 में इंडियन ज्योग्राफी है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है, हम फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें पहला ही चैप्टर आता है जियोमॉर्फोलॉजी। अब वो समुद्र है, उसकी आप बुक्स दिखोगे तो अपने आप में बुक्स हैं उसकी, सविंदर सिंह की इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, आपने भी देखी होंगी। तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें 2-3 महीने उसको पढ़ने में लग जाते हैं, और वो पढ़ाई ऐसी होती है समझ नहीं आता कुछ, क्योंकि ज्योग्राफी आपने देखा, फिजिकल ज्योग्राफी खासकर बहुत कंसेप्चुअल है, समझ के पढ़ना पड़ता है। ये नहीं है पॉलिटी की तरह कि आपको याद रखना है आर्टिकल ये या आर्टिकल वो, उसमें आपको समझोगे, पढ़ोगे तब याद रहेगा वो, उसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। अब जियोमॉर्फोलॉजी आप 2-3 महीने लगा रहे हो, क्लाइमेटोलॉजी पहुंचते हो, और भी वो भी बड़ा है उतना, बेशक जियोमॉर्फोलॉजी के जितना नहीं बट काफ़ी बड़ा है। वैसे ओशनोग्राफी, वैसे बायोजियोग्राफी, वैसे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं उसमें। तो बट जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पहुंचते हो, वो थोड़ा छोटा है, उसमें 5 यूनिट हैं, बट थोड़ा छोटे छोटे हैं। तो मैं बच्चों से बोलूँगा कि जो इस बार दे रहे हैं तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी में बहुत हेल्प करेगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे फिजिकल फीचर्स के अलावा कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट का एप्लीकेशन लगेगा। मैक्सिमम जगह आपको लगेगा, चाहे आप रिसोर्सेज पढ़ें, चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप वाटर रिसोर्सेज पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है ह्यूमन ज्योग्राफी कंसेप्ट्स, चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, चाहे पर्सपेक्टिव्स हो, या चाहे मॉडल थ्योरीज हो। तो और दूसरी बात, जो इंडियन ज्योग्राफी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आप जीएस में भी वही पढ़ते हो, और आपको इसमें भी जो ऑप्शनल है उसमें भी वही पढ़ना है। बस फ़र्क इतना है कि आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल जीएस का क्वेश्चन लगेगा, बट आर्ट क्या है, उसको ज्योग्राफिकल आंसर लिखना, उसमें ज्योग्राफिकल लॉज लाने, ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव्स, फिगर्स, डायग्राम्स, मैप्स, तो ये बहुत ज़रूरी है उसमें। तो इंडियन ज्योग्राफी पे आप, जैसे हमने एफिशिएंसी की बात की, तो पेपर 1 से ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पे भी पेपर 2 है। बहुत कम आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं
वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे और इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी आप अगर पढ़ते भी हो तो क्वेश्चन आप देखोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, क्वेश्चन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होंगे। सविंद्रा सिंह की बुक पढ़ो, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ो, जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे नहीं। मैंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें। तो जब क्वेश्चन आए वहाँ पे तो उन्होंने क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब से पूछ लिए, बट मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन वो। बाद में मुझे थोड़ा बड़ा पछतावा भी हुआ कि मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन छोड़ के फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद ये बेटर कर सकता था। बट वही है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी का इसमें बहुत इनपुट आउटपुट रेशो कम है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दैट इज़ द की, उस पर फोकस करना है। और जैसे ऑप्शनल में एक और बात होती है कि हमारे पास चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दे आर कंपलसरी। बाकी क्वेश्चन में हमको 3, जैसे 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट एंड 5 दे आर कंपलसरी, एंड बाकी जो हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे उनमें से हमें 3 करने हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि बच्चे मतलब सारे यूनिट बाय लाइन ना पढ़ के कुछ कुछ यूनिट्स जो ज़्यादा जिनके ज़्यादा मार्क्स अलोकेट होते हैं या जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो थोड़ा आसान है उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ह्यूमन प्लस इंडियन ज्योग्राफी। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का अगर वो अभी 1 महीना बचा है तो उसको स्किप भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए मेरा वो आपको जो आपके मीडियम के थ्रू देख रहे हैं उनको मेरा एडवाइस रहेगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि एक तो सिलेबस बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बट जहाँ ऑप्शनल की बात भी की जाए, चाहे जीएस की बात की जाए, चाहे एसए की बात की जाए, चाहे एथिक्स की बात की जाए, सम पोर्शंस आर मोर स्कोरिंग देन अदर्स। यस सर, एग्जैक्टली। जहाँ पर इनपुट कम टाइम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर ने बताया। और देखिए, टॉपर स्टॉक का मतलब ही ये होता है कि जो इन्होंने गलतियाँ की और सीखा, उसके बाद एक चीज़ इंप्लीमेंट की, उनसे लर्न करना। अगर इसके बाद भी हम वही सेम मिस्टेक करें तो कोई मतलब नहीं है। इस इंटरव्यू का अगर आप कोई मतलब उसमें से कोई हाईलाइट निकाल सकते हैं ऑप्शनल के लिए, तो वो यही है जो इन्होंने अभी बोला। इसको आप डॉट फॉलो करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी आपसे जानना चाहता हूँ, आपका जो गांव है 2 किलोमीटर ऊपर है मेन रोड से, एमिनिटीज़ कम है, एक्सेसिबिलिटी कम है, मुझे लगता है इंटरनेट भी उतना हाई स्पीड आता नहीं होगा वहाँ पे। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम वहाँ रहती हैं। इंटरनेट वहाँ जैसे अभी वहाँ पे हमारे इधर में गांव में टावर लगा है तो इंटरनेट इश्यूज अब सॉल्व हो गए हैं, अब हो गए कहीं ना चल कहीं। रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटी से काफ़ी ऊपर जाने के बाद भी, और इतना कहीं ना कहीं आपके लिए कंपेयर टू दैट पर्सन हु इज़ लिविंग इन जम्मू और श्रीनगर और एटलीस्ट किश्तवाड़ की मेन सिटी भी, कहीं ना कहीं उनके लिए आसान था चीज़ों को एक्सेस करना, किताबों का, सोर्सेज का, नॉलेज का। वो सब लोग जो आपके गांव से बिलोंग करते हैं या आपके जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से ये एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विस का, चाहे वो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ना चाहें, चाहे करियर प्रोग्रेशन करना चाहें, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? जैसे आपने ये हर्डल्स को ओवरकम करके ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया, क्या मोटिवेशन आपकी रही, क्या आपका तरीक़ेकार रहा जो उनको फॉलो करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? सर जैसे आपने भी बात की कि स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो गांव एरिया से होते हैं, हम यहाँ पे अगर सबसे पहले बात देखें फैमिली वगैरह की, तो मैं अगर अपने ही गाँव की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हमारा वहाँ पे स्कूल है, मिडिल स्कूल है, बट वहाँ पे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो उसके लिए अभी गांव में बहुत कम अवेयरनेस है पढ़ाई के बारे में। बच्चे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं 8th या 10th या 12th बस। मैं अपनी गांव के एग्जांपल लूँगा तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 600 पीपल 10 या 15 बच्चे वहाँ पे ग्रेजुएट होंगे, शायद 15 एट मोस्ट। तो सोचो कितनी, मतलब आज 2020 है, 2022-23 हो गया अब, मतलब 21st सेंचुरी, एंड उसका एक क्वार्टर अब खत्म होने को है। और आज वहाँ पे 600 की पॉपुलेशन में 15 या 20 बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं, तो कितनी बहुत अभी पिछड़े। हाँ, तो बात है। सबसे पहले पेरेंट्स को, मुझे लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मेरे से मतलब हमारे पेरेंट्स या मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे, तो कोई 10th ड्रॉप आउट है, कोई 12th ड्रॉप आउट है, और आज मतलब हैं बेरोज़गार, कर रहे हैं काम दिहाड़ी वगैरह। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को थोड़ा वो अपने बच्चों में जो अपना एक्सपेंडिचर करते हैं उसको रखें। और दूसरी बात, बच्चों को भी डिसीजंस अपने, जैसे मैं ही था तो मुझे अपने घर वालों ने कभी
उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि भाई आपको ये करना है या वो करना है। मैंने बोला मुझे मास्टर्स करना है तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप करो, या मैंने बोला मुझे अब मैं मास्टर्स नहीं करूँगा, मैं अब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करूँगा, तो उन्होंने भी बोला मुझे कि हाँ चलो कोई बात नहीं। और मुझे उन्होंने जैसे 2018 में मैं पास आउट हुआ तो 22 में अब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, और इतने टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बाकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, तो मैंने बीच बीच में कभी बोला भी घर वालों को कि फिर चलो मैं कर लेता हूँ कोई जॉब वगैरह, क्योंकि अब 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ तो इतना मुझ में भी मतलब नॉलेज था कि मैं कहीं भी पढ़ा सकता था या कुछ। बट मुझे घर वालों ने ये बोला कि नहीं अभी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, तो अगर नहीं होता तो बाद में देखते हैं कुछ। तो बच्चों को खुद पे भरोसा होना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए। और बाकी रही दूसरी बात कि बच्चों को खुद से कैसे करना चाहिए, तो पहली बात है कि जैसे आजकल इंटरनेट का बहुत सारा यूज़ वो कर सकते हैं, गाइडेंस आपको सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे। और आजकल जैसे मैं एक बोलना तो नहीं चाहिए बट टेलीग्राम को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसका आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट इशू है बट चलो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ इस पे हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि क्योंकि इंडिया में लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते तो वो कहीं ना कहीं ओवरलुक हो जाता है, इंस्टीट्यूट भी ओवरलुक कर लेते हैं, तो टेलीग्राम का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। हाँ, टेलीग्राम पे आपको कोई ऐसा मतलब होगा ही नहीं, चाहे ऑप्शनल का है, जीएस का है, चाहे आपको गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस तो आपको बिल्कुल इंटरनेट पे मिल जाएगी। टॉपर्स टॉक या डीकेटी के चैनल है जो है दिल्ली नॉलेज ट्रैक, या जैसे आपने इंस्टीट्यूट अभी आपने जो स्टार्ट किया है तो आपने भी यहाँ पे टॉपर स्टार्ट करवाया होगा, तो उनसे भी बच्चे गाइडेंस ले सकते हैं। तो इंटरनेट को मुझे लगता है अच्छे से यूज़ करना चाहिए बच्चों को, कि हम कैसे इसमें इंटरनेट हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। और ऊपर से बच्चों को खुद मोटिवेट रहना चाहिए खुद से। और बाकी पेरेंट्स का रोल, सोसाइटी का रोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोसाइटी का रोल वही है, वो आपको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रोल दोनों है सोसाइटी का। कुछ लोग आपको पुश करेंगे, कुछ आपको पुल करेंगे, तो आपको पुश वालों को छोड़ना है, पुल वालों को पकड़ना है। तो यही मेरा रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या इनपुट्स उनको लेने। जो ये पेरेंट्स का सपोर्ट है और आपका खुद का इंटरेस्ट है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उन लोगों के लिए जिनके पास आसपास ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा इकोसिस्टम नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि इकोसिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो आप पे बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल सर। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो आ गया पेरेंट्स का। वो किस किसी की मोटिवेशन करते हैं आपको। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास चांस था कि आप जॉब कर लेते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम संभालते हैं अभी, आप पढ़ो। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जो 5 लोग आपके आसपास हैं वो कैसे हैं, उनका एवरेज आप हो। तो आसपास किस कंपनी में आप रहते हैं, किस जगह पर आप रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स का रोल, आपका अपना मोटिवेशन और आपका माहौल ये बहुत मैटर करेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, वो भी ऑप्शन है। उसके अलावा और भी बड़े करियर ऑप्शन जो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भूषण सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स हमें दिए। और हम चाहेंगे कि आप जब तक अब ट्रेनिंग पीरियड में आपके पास टाइम है, आपने यूपीएससी एग्ज़ाम भी लिखा है, हम चाहेंगे कि आप उसमें भी हम अपने गांव का भी और अपने स्टेट का नाम रोशन करें, उसमें भी क्वालिफाई हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और साथ साथ में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, आप चाहे अपने सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू ज़रूर अपने इलाके में भी और JNK में इन जनरल गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें, मेंटरशिप ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका ईमेल आईडी डाल देंगे और बच्चे आपको ताकि अप्रोच कर सकें जो भी करना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं जानता हूँ कि कल ही रिजल्ट निकला है, आपको 10 जगह से कॉल आ रहे होंगे, 1000 चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला। इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सर, एक बार फिर से थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया बच्चों के साथ या जो अभी एग्ज़ाम लिखने हैं उनके साथ अपनी जो स्ट्रेटजी थी मेरी या मेरी जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भूषण कुमार सिंह जी को भी हम शुक्रिया करते हैं आपके बिहाफ पे, और आपका भी शुक्रिया करते हैं आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच।